देखिए, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, फलना पास, मेरी शिक्षा के बारे में जी। सवाल उठाते हैं। देखिए, ज्ञान होना और शिक्षा प्राप्त करना एक अलग चीज़ है। आईटी पॉलिसी हम ही ना बनाए, टूरिज़्म पॉलिसी हम ही लोगों ने बनाई, इतना काम जो किया हमने किया ना। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के उभरा है वो है जो इलेक्शन कमीशन वोटर रिवीजन जो एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर। काफ़ी इस पे आक्रोश हुआ था, आप लोगों ने भी इस पे काफ़ी कुछ बोला था, अब क्या स्थिति है? कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है। जो भी 18 साल के ऊपर होगा, वो इस देश का वोटर होगा। और वोट का राज मतलब छोट का राज। गरीबों को ये ताकत है। ये ताकत, ये अधिकार ही नहीं छीनना चाहते, अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। कई बार ये काउंटर आर्गुमेंट भी आ रही है कि जिन लोगों का वोट काटा जा रहा है वो एक माइनॉरिटी खास समुदाय से आते हैं। कहाँ तक आपको ठीक लगता है? हमारे पास सारा डेटा है कि हम कौन से बूथ पे मजबूत हैं, हम्म। कौन से बूथ पे कमज़ोर हैं। ज़ाहिर से तौर पे बीजेपी के पास भी हो, तो साजिश तो है। मैंने प्रशांत किशोर मेंशन किया, आप कैसा देखते हैं उनको एज अ फैक्टर? वो काफ़ी बात कर रहे हैं कि वो एक नए अल्टरनेटिव हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास विजन है, वो बिहार को अब समझ रहे हैं। पर आपको क्या लगता है हम उनके लोग आने से ज़मीन क्या से होगा? जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग अभी-अभी ज़मीन देखे हैं, हम्म। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छी बात है, पार्टी बनाएँ, काम करें, हम्म। लोगों के बीच जाएँ, लोगों की सुने भी, ज़्यादा सुनाएँ ना। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब फिट नहीं है सीएम बने रहने के। आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए एनडीए आती है आई वो गेस फेस होंगे? ये तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि दे गोना कैरी हिम टिल द इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन टाइम विल से हू विल बी द सीएम। तो स्पष्ट कर दिया। हम्म। और अब उम्र हो गया है, हमको लगता है कि दोबारा वो बिहार संभालने के योग्य नहीं रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे। बिहार में दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में मर्डर ने सनसनी पैदा कर दी है। बीजेपी और जेडीयू जिनकी सरकार है वो काफ़ी दिनों से इस मुद्दे पे घिरी हुई है। ऑपोजिशन ने काफ़ी प्रश्न उठाए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमारे साथ हैं सीनियर आरजेडी लीडर, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफ़ी दिनों से आप लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। आज आपने देखा जो घटना हुई। देखिए, लगातार 2005 से अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, जी। तो बिहार में लगातार अपराध बढ़े हैं। और अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, गृह डिपार्टमेंट उनके पास है, पुलिस का ही कल उनके एडीजी और डीजी जो हैं वो बयान देते हैं कि मानसून है, तो उस वजह से अपराध बढ़ते हैं। पहले मैंने कभी ऐसा लॉजिक नहीं सुना। मतलब अपराध जो है बारिश देख के आता है अपराधी, या ठंडा को देख के आता है, या समर्स को देख के आते हैं, गर्मी में आते हैं। हम्म। ऐसा बेतुका बयान, बचकाना बयान इनके अधिकारी जो है पुलिस के वो दे रहे हैं। कोई देखने वाला, सुनने वाला इस राज्य में नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है। आप देखिएगा, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चली हो। आज की बात कर दें तो 5 से ज़्यादा हत्याएं जो हैं हम्म। पूरे बिहार भर में हुआ। अब तो शायद ये सुबह तक 12 बजे तक का मैं आपको बता रहा आंकड़ा था, है। अब तो हो सकता है और भी बढ़ गया होगा। लेकिन भय में है लोग, असुरक्षा का भावना लोगों के मन में आ गया है, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वकील की हत्या हो जाती है सड़क पे, दुकानदार को दुकान में गोली मार दी जाती है, प्रोफेसर्स की हत्या होती है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के लोग गोली मार रहे हैं, दुकान में घुस के गोली मार रहे हैं, अस्पताल में घुस के गोली मार रहे हैं, कॉलेज में घुस के गोली मार रहे हैं। ये स्थिति जो है बिहार में हो चुका, लेकिन कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाता। अभी हम जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे ठीक उस दीवार के पीछे सामने 4 राउंड गोलियां चली, लेकिन अभी तक जो है अपराधी
पकड़ा नहीं गया। और ये बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है, जहाँ बगल में सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है, जज साहब का घर है, डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, मंत्री का घर है। जब उस इलाकों में, इन इलाकों में अगर गोलियां चल रही हो और अपराधी अब तक नहीं पकड़े जा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति हो गई है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है। और यहाँ अपराधी विजय हो गए हैं, अपराधी सम्राट हो गए। और इनके दो उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई पताल से हम ढूंढ के लाएंगे। लोग तो अपराधी सड़क पे हैं, पहले सड़क वालों अपराधियों को तो पकड़ो। अब तक जो है कई घटनाएं हुई हैं। खेमका जी की भी मर्डर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नामी व्यक्ति थे, उनके पिता की हत्या हुई, अब उनकी हत्या होगी। मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखे। एक बार आकर के प्रधानमंत्री ने एक परंपरा बना ली है कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं बोलते, ना प्रेस के सामने आते हैं, हाईजैक हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा लल्लन सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया है इसी के ऊपर। वो कहते हैं दो लोग आपस में बैठे हैं और इस बीच अब वो मर्डर हो जाए तो ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, ये तो आपसी रंजिश है। अब आप समझ जाइए, यानी वो अपनी नाकामियों को बता रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है, उनकी सरकार सक्षम नहीं है। क्या स्थिति बनी हुई है, खाली दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों का राज इनको जंगल राज लगता है जो गरीबों का राज था। इन ही लोगों ने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे कानून बना करके उन अपराधियों को तो बाहर निकालते हैं, पैरोल देते हैं। जो AK-47 चलाया अनंत सिंह, यही ललन सिंह जी ने अपने चुनाव में इनको पैरोल दिला करके बाहर निकलवाने का काम किया था ना, ताकि इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम जाए। तो ऐसे लोगों से आप क्या बयान की उम्मीद कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आपने जंगल राज की बात की। जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो बीजेपी, खासकर जेडीयू भी याद दिलाती है जनता को कि पहले कैसे जंगल राज लालू प्रसाद यादव जी के समय होता था। इलेक्शन में भी जैसा हम देख रहे हैं, इस साल इलेक्शंस होंगे, ये मुद्दा कि जंगल राज वापस ना आ जाए। अभी की स्थिति खराब है लेकिन जंगल राज ना आ जाए। सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, सामाजिक परिवर्तन किया, और जिन लोगों को सामाजिक न्याय पसंद नहीं, सामाजिक परिवर्तन पसंद नहीं आया, गरीबों का राज पसंद नहीं आया, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा चालू करते हैं। तो जो लोग कहते हैं रोड पे नहीं निकल सकते थे, तो आज ये लोग मुख्यमंत्री बन गए, कैसे बन गए? उस समय विपक्ष की खबरें जो है पहले पन्ने में छपती थी, अब पहले पन्ने में क्या, कहीं नहीं छपती है। ये स्थिति है, ये डर है। उस समय लोकतंत्र, अब लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें चल रही है, संविधान को मिटाने की साजिशें चल रही है। कितने अपराध, अगर जंगल राज का कंपैरिजन करना है तो आप डेटा से कीजिए। तो आप देखिएगा कि 2005 से ही जो है अपराध जो है बढ़ा है, और अब तो बद से बदतर होता जा रहा। कहीं भी कोई भी पीड़ित परिवार क्या है नहीं जाते हैं इनके नेता, ना उनको न्याय दिला पाते हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना पुअर है कि गरीब परिवार में अगर कोई घटना हो जाता है तो जस्टिस नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि गरीब बेचारे कमजोर हैं, और सजा नहीं दिला पाती पुलिस कोर्ट में, फिर बेल लेकर के बाहर आ जाता है या केस खत्म हो जाता है लैक ऑफ एविडेंस को लेकर के। तो पुलिस की अगर ट्रेनिंग देखें बिहार में तो सबसे बेकार है। आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन सबसे पुअर है, मतलब जुडिशरी में आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, लैक ऑफ एविडेंस का। तो पूरा आप FIR लेने में आप नानाकानी करते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हम लोगों के सामने आया है कि अभी एक बच्ची की लापता होने की बात आई थी, उसको मार करके फेंक दिया था, मर्डर करके, और वो बेचारी पुलिस स्टेशन चली गई, पुलिस वाले बोलते नहीं भाग गई होगी, भाग गई होगी। तो FIR नहीं लेते। शुरू से अंत तक इनका जो प्रोसेस है बद से बदतर है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। पुलिस के पास खटारी गाड़ियां हैं, जैसे ये खटारा सरकार है, फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो में अपराधी आते हैं, इनका जीप जो है
जो टायर बबलिंग करता रहता है, चल नहीं पाता 40-50 की स्पीड में, उससे ये पकड़ेंगे पुलिस। बंदूक में से गोलियां नहीं निकलती है, सलामी होता है। तो ये है नीतीश जी की पुलिस। 2020 में भी बीजेपी ने जंगल राज को एक बहुत मेन एक पिच बनाई थी, आप उसे कैसे काउंटर देखिए, करेंगे? 2005 में भी, 2010 में भी, हर चुनाव में, यानी 20-25 साल से इनका ये रोना है। हम्म, हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, जनता का विश्वास है। जनता आपके 20 साल के काम को जानना चाहती कि आपने क्या किया। हम्म, पहले की जो भी सरकारें थी, तो जनता ने सजा दी, सत्ता से बाहर है, लेकिन दिस इज नाउ योर अकाउंटेबिलिटी। हम्म, यू शुड बी टेलिंग कि आपने 20 साल, सबसे लंबा समय एनडीए को मिला, नीतीश जी को मिला, केंद्र में 11 साल से। अब बिहार पूछ रहा है कि 20 साल आपको एनडीए को, नीतीश जी को बिहार में दिए, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी को दिए, फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा सबसे पीछे, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर, ना कोई कारखाना है ना कुछ है। तो आपने क्या किया? तो अपनी नाकामी, उपलब्धि है नहीं तो लोगों को ब्लेम करना, पुरानी सरकारों को ब्लेम करना। तो अब जनता होशियार है बिहार की, अब सब बातों को समझ रही है, आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोतिहारी आ रहे हैं, कहा जा रहा है काफी सारे अनाउंसमेंट वो करेंगे और अभी पिछले कुछ महीनों से हो भी रही हैं। वही मोतिहारी गए थे तो बोले थे वहाँ चीनी का जो मिल है उसको चालू करा के उसी चीनी मिल का चीनी के साथ चाय पिएंगे। 11 साल हो गया, मोदी जी ने आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं कराया। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने थे तो रीगा, सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू कराया। अभी देख रही है बारिश हो रहा है बाहर, कल आ रहे प्रधानमंत्री जी, फिर जुमलों की बारिश होगी। ये स्थिति बनी हुई है, कथनी करने में भारी अंतर है। वोट लेने तो आ रहे हैं, लेकिन किसी पीड़ित के यहाँ नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी। बिहार के लोगों को सुरक्षा कैसे दें, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दामाद अलायंस जो है इन लोगों का, एनडीए मतलब नेशनल दामाद अलायंस, सब आयोग में इन्हीं नेताओं के परिवारवादी लोग कैसे चले गए। 50% इनके परिवारवादी लोग जो है मंत्री हैं। इस पे ये चर्चा अपने ना रामविलास, ना चिराग पासवान जी को देखेंगे, उनकी परिवार को देखेंगे, ना जीतन राम जी के परिवार को देखेंगे, ना सम्राट चौधरी के परिवार को देखेंगे, लेकिन गाली लालू जी को देंगे, तेजस्वी को देंगे। और आएंगे तो 100 करोड़ रुपया बिहार के खजाने से खर्च होगा और प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली, सरकारी कार्यक्रम को बना करके चले जाएंगे। यानी बिहार के लोगों का पैसा से अपनी रैली, जो प्रधानमंत्री है और विश्व की सबसे अमीर पार्टी सबसे गरीब राज्य के खजाने से अपनी रैली करेगी। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के उभरा है वो है जो इलेक्शन कमीशन वोटर रिवीजन जो एक्सरसाइज हो रही है, एसआईआर, काफी इस पे आक्रोश हुआ था, आप लोगों ने भी इस पे काफी कुछ बोला था, अब क्या स्थिति है? देखिए, जस का तस है, ये पूरा प्रोसेस आई वॉश है। अब ऐसा लगता है, शुरू में हम लोगों ने 4 चीजों को लेकर सवाल उठाया था। अरे कौन चाहता है फर्जी वोटर हो, लेकिन आपने इसी फर्जी वोटर से सारा चुनाव कराया, कई चुनाव कराए। वो कह रहे हैं नेपाली आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। कोई चुनाव आयोग का आदेश में अगर निकाल के दिखा दे, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है, तो इनके पास डेटा कहाँ से आ गया? अभी तो कंपाइल्ड भी नहीं हुआ होगा। 8 करोड़ लोग हैं बिहार में वोटर्स, तो ये बात नहीं। पहला बात उठा था टाइमिंग को लेकर के जी। कि जब 2 महीना बचा तब क्यों करा रहे हो? जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तभी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और आप इतना बड़ा ड्राइव चला रहे हैं, 2003 में लास्ट टाइम हुआ था और अब 12 साल बाद हो रहा है, मतलब आपको 22 साल बाद हो रहा है। 2003। तो आप समझिए कि इतना बड़ा ड्राइव आप चला रहे हैं और आपने किसी बिना पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए या इतना बड़ा निर्णय ले लिया। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई? कोई नहीं, निर्णय लेने से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई। तो एक टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा, और जब मानसून का टाइम है, बाढ़ का है। दूसरा हमने सवाल उठाया था डॉक्यूमेंट को लेकर के कि भाई जो 11 दस्तावेज हैं वो लोगों के पास नहीं है।
और बिहार में बहुत कम ही लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट जो है लोगों के पास होता है। जो डॉक्यूमेंट है आप वो लीजिए, चाहे आधार हो, राशन कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, जी। आप ये सब जो है इंक्लूड कीजिए। तीसरा हमारा जो सवाल था कि 4.5 करोड़ बिहारी जो बिहार के बाहर हैं, माइग्रेंट है, इन 25 दिनों में कैसे वो आकर के ये सब काम करा पाएंगे। चौथा जो आपने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने उनके सोर्सेज बता रहे हैं जी। कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, तो चुनाव आयोग का काम नागरिकता देखना नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, वोटर जोड़ने का काम कराना है। आप नहीं तय कीजिएगा कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री। फिर भी अगर मान लेते हैं कि घुसपैठिया आ गया, तो आपने जितने चुनाव किए वो सब फर्जी था, यानी विदेशी का वोट पा करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं और इनको सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट दिए होंगे तभी ये वोटर बने। तो 2005 से 20 साल से तो आपकी एनडीए की सरकार है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल से होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी के पास है। तो यानी आपके रहते हुए ये फर्जी वोटर आए तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है। फिर माफी मांगो कि एक काम आपसे ठीक नहीं हो पाता। 1 अगस्त को लिस्ट आएगी, आप लोग इस इशू को कैसे आगे लेकर जाएंगे? अब ये स्पष्ट हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है और बिहार में इस साल इकलौता बिहार ऐसा चुनाव है, तो भैया आपने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आपने अनाउंस करने के टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एक छोटा सा नोटिस आपने चुपके आप निकालना चाहते थे, वो पकड़े गए, उनकी गलती। इतने इल्ज़ाम लगे फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, एडवाइस दिया जोड़ने के लिए, फिर भी वो एडवाइस को मानेंगे नहीं मानेंगे इसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो हम लोग को अब स्पष्ट है कि जो बीजेपी लिस्ट देगी वो लिस्ट को जारी करेगी। अलायंस की मीटिंग होने वाली है, उस पर ये मुद्दा उठाएंगे आप 19 लोग? तारीख को इसको लेकर के बैठक भी होगी। हमको लगता है लोकसभा भी चलने वाला है, बिहार का विधानसभा भी चलेगा। तो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार से अगर लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम जो विश्वास रखते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर के जैसा नहीं होने देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको वोटिंग का अधिकार दिया है। जो भी 18 साल के ऊपर होगा वो इस देश का वोटर होगा। और वोट का राज मतलब छोट का राज। गरीबों को ये ताकत है, ये ताकत, ये अधिकार ही नहीं छीनना चाहते, अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। मतलब आप समझिए कि आप नागरिक ही नहीं होइएगा अगर वोटर नहीं होगा, तो ये तो वोटर की बात नहीं, ये तो आपका अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं कि आप इस देश के हो कि नहीं। कई बार ये काउंटर आर्गुमेंट भी आ रही है कि जिन लोगों का वोट काटा जा रहा है वो एक माइनॉरिटी, खास समुदाय से आते हैं। कहाँ तक आपको ठीक लगता है ये? हमारे पास सारा डेटा है कि हम कौन से बूथ पे मजबूत हैं, कौन से बूथ पे कमज़ोर हैं। जाहिर से तौर पे बीजेपी के पास भी होगा, तो साजिश तो है। किनका वोट काटेंगे नहीं काटेंगे, दैट्स व्हाई वी डिमांडेड टुडे, वी हैव आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन, अगर आपने नाम काटा, किसी का भी नाम काट रहे, तो सबका लिस्ट जारी कीजिए। वी विल वेरीफाई, ट्रांसपेरेंसी के लिए। या देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी ना। अगर आप नाम काट रहे तो आपको वो नाम दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग को भी पता चले कौन कौन सा फर्जी नाम था, सबको पता होना चाहिए। नहीं दिखाएगा तो फिर वो बाद में जुड़ जाएंगे तो क्या गारंटी है? एंड वी विल वेरीफाई ऑल्सो। लेकिन इलेक्शन कमीशन, आई डोंट थिंक कि हमारे सारे जो हमने पहले डिमांड किए हैं, जो जायज़ डिमांड थे, अब तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया उसको लेके। इसी प्रश्न से जुड़ा एक और प्रश्न है मेरा कि ये जो MI समीकरण कहते हैं कि जो आपके वोटर्स हैं, आपको क्या लगता है जैसे इस इलेक्शन में आप और वोटर्स तक कैसे पहुंचेंगे? ये जो एक लग गया है कि आपको MY ही देंगे वोट। M से महिला, Y से यूथ।
हम्म, हम सब लोगों की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने अगर नौकरी दी तो एक जात एक धर्म के लोगों को तो दी नहीं, उसमें सभी लोगों को नौकरियां मिली। तो हम सबकी बात कर रहे हैं। हम अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो उसमें भला तो सबका है। अगर हम गरीबी की बात कर रहे हैं तो जो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया उसमें हर जात हर धर्म के लोग गरीबी पाए गए। तो हम तो सबको लेकर के साथ चलना चाहते हैं। पर एक और इमेज वो आ लास्ट गई है ना। वो परसेप्शन प्रोपेगेंडा भाजपा के लोग अपना नैरेटिव सेट करने में लगे रहे, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप समझिए ना, जब मुद्दे की बात हम कर रहे हैं तभी तो लास्ट इलेक्शन में हमारा उनके अलायंस में केवल 12,000 का डिफरेंस था। दैट मीन्स कि एवरीवन हैज वोटेड फॉर मी। और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तो हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे और सब मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। आपने महिला यूथ की बात की, आपने एक ये भी कहा है कि अगर हम पावर में आए तो 2,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। काफ़ी पार्टीज कह रही हैं कैसे देंगे। प्रशांत किशोर, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि कैलकुलेटर पे उनको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये गणित एकदम गलत है। हमारी सरकार झारखंड में बनी, हम लोग दे रहे हैं मैया योजनाएं वहाँ, जी। है ना। झारखंड का जो बजट है बिहार से छोटा है। बिहार का जो है 3,17,000 करोड़ का बजट है, झारखंड का इससे कम का ही है, वहाँ तो दे रहे हैं। ये सवाल हमारे चाचा नीतीश जी बोलते थे जब बीच में हमने बोला था कि सारे वैकेंट पदों को हम भरेंगे, 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट पहला कलम से हम देंगे। तो चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, संभव है। जब चाचा जी के साथ सरकार बनाए 17 महीने के लिए तो 5 लाख दिया ना, लोगों को मिल रहा है ना। देखिए, अब हम नकलची सरकार है ये। हमने नौकरी की बात की तो नौकरी की बात करते हैं। 1 करोड़ नौकरी आप देने का देखिएगा, बोला है। हमने युवा आयोग बनाने की बात की तो अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया नीतीश जी ने कि युवा आयोग होगा। प्लस फ्री हमने पेंशन इलेक्ट्रिसिटी भी की अनाउंस बात की है। पेंशन की बात की कि भाई 400 मिल रहा, 20 साल से इन्होंने बढ़ाया नहीं, हम आएंगे तो 1500 करेंगे, वो 1100 कर दिए। हमने बोला बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली लेता है, जी। और हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम देंगे। और कल ही उन्होंने, सॉरी आज ही उन्होंने 125 यूनिट फ्री में बिजली देने की घोषणा की है। तो हम आगे ना। दैट शोज दैट दिस गवर्नमेंट हैज नो विजन, सोचने की क्षमता नहीं है। जब हम बोलते हैं तब वो लोग हरकत में आते हैं, फिर अपने अधिकारी को बोलते हैं कि करो, वरना सब बैठा हुआ है कुर्सी पे। हमने काम किया। बताइए, इस सरकार को पता नहीं थी 20 साल से कि आईटी पॉलिसी भी बनाना है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाना है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनाना है, इन्वेस्टर मीट भी कराना है। 50,000 करोड़ का एमओयू हम लोग लेके आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे उनके हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। आरक्षण 65% की, जाति आधारित गणना हम लोगों ने किया। तो सारा तो ये हम लोगों का एजेंडा था और हम लोगों ने डिलीवर किया विदाउट एनी पेपर लीक। हमारे जाने के बाद पेपर लीक्स, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं, हिम्मत नहीं। 700 ऐसे डॉक्टर को हमने बर्खास्त किया जो ड्यूटी पे नहीं आते थे 5-5 साल 10-10 साल से। पहले इतनी बड़े तादाद में, बताइए, देश में किसी राज्य ने अगर 700 डॉक्टरों को एक साथ बर्खास्त किया हो तो। रात में छापे मारते थे हम, जो दवा 200 मिलती थी उसको 600 दवा हमने किया। 17-18 शहरों को एसटीपी हम लोगों ने दिया। ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बता रहे हैं, आरजेडी के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डिलीवर किया है, काम किया है, क्योंकि हमारे पास विजन है, पैशन है, बिहार को आगे ले जाना है। दुख होता है, दर्द होता है बिहार को इस पोजीशन में देख के। मैंने प्रशांत किशोर मेंशन किया, आप कैसा देखते हैं उनको एज अ फैक्टर? वो काफ़ी बात कर रहे हैं कि वो एक नए ऑल्टरनेटिव हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास विजन है, वो बिहार को अब समझ रहे हैं। नीतीश जी इंजीनियर है ना, नौकरी नहीं ना दे पाए। तेजस्वी आया तो दिया ना। आईटी पॉलिसी हम ही ना बनाए, टूरिज्म पॉलिसी हम ही लोगों ने बनाई। इतना काम जो किया हमने किया ना। कभी भी इन लोगों ने 17 महीने, 2 बार हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 18 महीने 17 महीने, मेरे इन कार्यकाल के बारे में एक कमी निकाल के कोई दिखा दे, पहली बार।
देखिए बहुत लोग आरोप लगाते हैं, फलना पास, मेरे शिक्षा के बारे में जी। सवाल उठाते हैं। देखिए ज्ञान होना और शिक्षा प्राप्त करना एक अलग चीज़ है, और बड़े से बड़े उद्योगपति हों या नेता हों, चाहे कामराज कितने पढ़े लिखे थे, पेरियार जी कितने पढ़े लिखे थे, धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे, क्या साम्राज्य बनाया उन्होंने, स्टीव जॉब्स कितने पढ़े लिखे हैं, मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं, काम किया ना, साम्राज्य बनाया ना। तो आपको ये नहीं है कि भाई डिग्री से आपने ले ली और आपको पूरा ज्ञान आ गया। नीतियां बनती हैं जो निचले स्तर पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या लोगों को जरूरत है। जाहिर सी तौर पे अगर अपराध हो रहा है तो आप कंट्रोल के लिए आप कुछ कीजिएगा। अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को कैसे मिले आप दीजिएगा। तो इसमें बड़ा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। व्हाट पीपल आर सफरिंग यू कैन सी। भूखा है तो कभी कभी लोग बुला करके, अनपढ़ लोग भी बुला के खिलाता है ना खाना, तो उसको पता है कि भाई भूख कैसे मिटाई जा सकती है। तो इसके लिए रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है जो लोग बताते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को आप फैक्टर मानते हैं सिलेक्शन में? देखिए वो बोलते हैं, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो 12वीं फेल है। उन्होंने 12वीं फेल को क्यों अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? फिर बड़ा पीएचडी वाले लोग को बनाते हैं अगर यही नॉर्म्स है तो। तो बोल देखिए कोई फैक्टर नहीं है। उनके आने से कोई आज तक प्रभाव ही नहीं हैज पड़ेगा? नॉट जस्टिफाइड कि नीतीश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी को फोन आया है कि भाई अपने पार्टी में इसको कुछ जगह दे दीजिए, तो हमने राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया। तो कई कोट यहाँ बिहार में जैसे भी आरएसएस कोटा से दामाद लोग आयोग में जा रहा है, यहाँ आरएसएस का भी कोटा चलता है, बीजेपी का भी कोटा चलता है, अमित शाह जी का भी कोटा चलता है, और बीजेपी कोटा वाला नए नए लोग पार्टी भी बना रहे हैं बीजेपी कोटे से। तो सब बिहार की जनता जान रही है। आप अच्छी बात है, सब लोग तो क्या बात कर रहे हैं? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी भी यही बात कर रहे हैं। आपने मेरा 20 का चुनाव कवर किया था, मेरे क्या मुद्दे थे? अनएम्प्लॉयमेंट, यही सारी बातें थी, जॉब्स। तो हमारी बात को वो दोहरा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, आज सबको इस पर बात करना पड़ रहा है, इसका भी तो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए कि कम से कम चर्चा तो हो रही है, बहस तो हो रही है बिहार में निवेश के बारे में, पलायन को रोकने के बारे में। ये तो हमने 20 में कहा था सारी बातें, उस समय ये लोग कहाँ थे? लेकिन कहीं आपका वोट इससे कटेगा तो नहीं? भाई हमने काम किया है, मुझे विश्वास है लोगों पे। अगर वो काटने के मंशा से आए हैं तो नहीं होने वाला है। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आए तो ये काम होने वाला नहीं है। पर आपको क्या लगता है? हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोग अभी अभी जमीन देखे हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या कह रहे। अच्छी बात है, पार्टी बनाए, काम करें, लोगों के बीच जाए, लोगों की सुने भी, ज्यादा सुनाए ना, समझना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनका तो एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, फिर भी इनको इतना अटेंशन मिल रहा है। हमारे जैसे लेफ्ट पार्टियां हैं जिसके एमपी भी एमएलए भी हैं, उनको जगह नहीं मिलती मीडिया में। तो आखिर इनमें क्या करिश्मा है वो तो सब लोग जानते हैं। प्रोफेशनल रहे, प्रोफेशनल रहे तो उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। हवा हवाई सब लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आपके साथ एक तरह से अलायंस करना चाहती है, सुनने में आया है। आप लोग कीन नहीं है, क्यों? हमको कोई व्यक्तिगत तौर पे ये बातें जो है किसी ने उधर से कही नहीं है। अच्छा। पहली बात, हमारे पार्टी में और भी अलायंस पार्टनर जो इंडिया अलायंस के आना चाहते हैं। हम बिहार और झारखंड में केवल चुनाव लड़ते हैं। हम हैदराबाद, महाराष्ट्र वगैरह हम चुनाव, या दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हम नहीं जाते चुनाव लड़ने, या यूपी हो।
अब हमारे गठबंधन में एनसीपी भी आना चाहती है, जेएमएम भी आना चाहती है, पारस जी की पार्टी भी आना चाहती है, AIMM भी ऑलरेडी आना 6 चाहती है? पार्टी है। वैसे हमको वो प्रपोजल दिए नहीं है। हमको पर्सनली नहीं मिला है। हम्म। खैर जो भी न्यूज़ में वो क्या कहते पर हैं अगर वो उससे आते हैं फर्क तो, नहीं। आना चाहें तो? कितने लोगों को हम लेंगे, कितने लोगों को हम सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम्म। तो बेहतर है ना कि भाई हम सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे स्टेट में ना जा करके, ताकि सेक्युलर वोट मजबूत रहे। तो हम तो उनको भी नहीं लड़ना आई चाहिए। एम नॉट गोइंग टू हैदराबाद टू फाइट, आई बी नॉट गोइंग, वरना हम भी जाके न्यूसेंस फैलाएं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो एक तरह से आप कह रहे हैं उनको यहाँ अगर चुनाव आपको नहीं लड़ना हराना है चाहिए। भाजपा को तो मजबूत कीजिए। चुनाव ना लड़िए। भाई बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो हम है ना, हम्म। तो आपको तो मजबूत करना चाहिए। हम्म। और हम तो आपसे हिस्सा नहीं मांग रहे हैदराबाद में। अलायंस को लेके कहाँ तक बात पहुंची है आपके और और कांग्रेस के वो बीच? हमको तो नहीं लगता वो कभी आप बोलते भी आओ 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 मेरे पास आओ। जी, अलायंस को लेके कांग्रेस और आपके बीच कहाँ तक बात पहुंची है? पिछली बार इसको बहुत लेके काफी टॉक इशू चल बना रहा था। है, बातें जी, चल रही हैं, और जी। हमको लगता है नतीजा जल्दी जो है आ पर जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लड़ना लोग चाहेंगे? कंफर्टेबल हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत स्मूथली बात चल रही है, प्रोसेस पूरा स्मूथ चल रहा है। आपने देखा होगा एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें जो लल्लन सिंह हैं उन्होंने एक पार्टी की जहां पर मटन और जिसके बारे में बातचीत हुई। आपको ध्यान होगा आपने भी एक समय फिश को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कैंपेनिंग चल रहा था लोकसभा जी। चुनाव का, जी। और सावन से एक दिन पहले मैंने जी। मछली खाया था, सावन में नहीं, जी। जी। एक दिन पहले। जी। अब कल प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जरूर मटन वाला फोटो लेकर के आएंगे कि देखो मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री सावन में अपने समर्थकों को मटन खिला रहे, कितना पुण्य का काम करे। कल हो सकता है ये बोले, नीतीश नहीं तो बोलना चाहिए ना, वो तो सावन में लोग खिला रहे, खाने वाला छोड़िए ना, खिलाने वाला सावन में कौन है भाई? आप ही का सहयोगी मंत्री। आप क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब फिट नहीं है सीएम बने रहने के। आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए एनडीए आती है वो फेस होंगे? ये तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि दे गोना कैरी हिम टिल द इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन टाइम विल से हु विल बी द सीएम। तो स्पष्ट कर दिया। और अब उम्र हो गया है, अब हमको लगता है कि दोबारा वो बिहार संभालने के योग्य नहीं रहेगा। उन्होंने, आपने देखा होगा 1 करोड़ जॉब बोला है वो देंगे, साथ ही माइग्रेशन एक मुद्दा जो आप उठाते आए हैं उसको आप किस तरह से हल करेंगे? ये प्रधानमंत्री का रोजगार का मतलब है कि पकौड़ा तलो। तो कैबिनेट जो 1 करोड़ रोजगार की बात की है वो किस प्रकार की रोजगार की बात की है? इसी टाइप की। चुनाव है, जुमलों की बारिश होने दीजिए, फेंकने दीजिए। जनता जानती है किसने कहा, किसने किया, कौन कह रहा है, कौन करेगा। जनता मालिक सब जानती है। हमारा आखिरी प्रश्न, आपका विजन इस बिहार इलेक्शन में क्या है? अगर कुछ मुद्दों के बारे में बात करें, क्या फोकस है? बेसिक नीड वही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, इन्वेस्टमेंट लाना, यहाँ SEZ लगे, IT पार्क लगे, डेटा सेंटर्स खुले, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आए, यहाँ कारखाने शुरू हों, यहाँ शुगर मिल, जूट मिल जो बंद हो गए वो चालू हो, लोगों को बाहर ना जाना पड़े शिक्षा, रोजगार के लिए या कमाई के लिए, लोगों को सब कुछ अपने बिहार में उपलब्ध हो। ऐसा सुनहरा बिहार हम बनाना चाहते हैं, एंड दिस इज प्रीटी मच डूएबल। दैट्स व्हाई आज के हमको 5 साल नहीं, हमको उससे कम का भी मौका मिलेगा। आई विल डू इट, आई विल डिलीवर इट। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम पटना विद शिखर तिवारी।